हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 3 और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने मिस्टेक्स, फ्रॉड, ये सारी चीजों को मैंने कवर किया था। आई होप वो सारे लेक्चर्स तुमने कवर अप किए होंगे और तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करने जा रहा हूं सो दैट तुम एक एज पे रहो बाकी के बच्चों से। और जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, मैंने तुम्हें दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख रहा होगा, उस पे तुम कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को यार क्लियर कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले चीजों को मैं इरेज कर लेता हूं यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं CUET PG MCOM 2023 के लिए, ठीक है, DU एंट्रेंस इसमें शामिल हो सकता है। अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या इसके अंदर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन BHU हो गए और भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे तुम्हें जो क्लासेस की फॉर्मेट होगी वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड में देखने को मिल जाएंगी। PDF नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस और पिछले 5 साल, 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जल्दी मिलते नहीं है, वो मैं तुम्हें अवेलेबल करवा दूंगा इस कोर्स के अंदर। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मैंने इसे अवेलेबल करवाया है। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट ज्वाइन करो, ज्यादा लेट मत करो। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर रखा है, तो तुम भी जाकर इसे ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। जो आज का हमारा सेशन है वो है बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बातचीत करी थी, सो हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज इन द सेंस कि कैसे तुम बोल सकते हो खत्म किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को टोटली डिस्चार्ज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इनमें से सबसे फर्स्ट आता है बाय परफॉर्मेंस, सेकेंड वन इज बाय लैप्स ऑफ टाइम, थर्ड वन इज बाय एग्रीमेंट, फोर्थ वन इज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है यहां पे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड बाय द ऑपरेशंस ऑफ लॉ। अब इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार की बातें की गई हैं। जैसे एग्रीमेंट में देखोगे तो नोवेशन है, अल्टरेशन है, रेसेशन है, रेमिशन है, वेवियर है, ये सारी बातें की गई हैं। ब्रीच कैसे होता है, ब्रीच 2 प्रकार के होते हैं, एक्चुअल होते हैं, एंटिसिपेटरी होती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे अब कवर अप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस को समझते हैं। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं सो दैट चीजें तुम्हें क्लियर दिख जाए। ठीक है, 1 मिनट, चलो ये देखना जरा। डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो यहां पे समझना क्या है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि तुमने चीजों को यार परफॉर्म कर दिया, तुम्हें जैसा बोला गया था तुमने उस अकॉर्डिंग उस काम को एक टाइम फ्रेम में विद इन असाइंड टाइम में तुमने कंप्लीट कर दिया। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि तुमने यार काम को परफॉर्म कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें यहां पे एक होमवर्क देता हूं, बोलता हूं कल वाली क्लास में तुम उस होमवर्क को करके लाना, 50 MCQ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के करके लाना। तो अगर तुम कल करके लाते हो तो तुम कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर दे रहे हो कि यार भैया देखो, मैंने यहाँ पे अपने काम को कर लिया, अब तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं खत्म हो जाती है। तो दिस इज द डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, मतलब तुमने काम करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया है। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बट इफ ओनली वन पार्टी परफॉर्म्स द प्रॉमिस, सिर्फ एक व्यक्ति ने परफॉर्म किया है, ही अलोन इज डिस्चार्ज। मैंने 2 बच्चों को काम दिया था, ठीक है, मान लो तुम और मान लो रोहित और शिवम 2 दोस्त हैं यहाँ पे, और तुम दोनों को मैंने दिया था। सिर्फ यहाँ पे शिवम काम कर रहा है, रोहित नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन डिस्चार्ज होगा? शिवम डिस्चार्ज होगा, क्योंकि शिवम ने काम किया है। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब एक होता है डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम बेसिकली क्या है, मतलब टाइम खत्म हो जाना। जो टाइम तुम्हें असाइन किया गया था तुमने उस टाइम फ्रेम में किया ही नहीं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड तुम्हें स्पेसिफाई किया गया, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें 1 दिन का काम दे रहा हूं, 1 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हारे होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, तुम्हें उसी वक्त करना होगा, हो सकता है ना। अगर नहीं करते हो तो मैं क्या बोल दूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि तुमने काम किया ही नहीं।
लॉ के द्वारा भी एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके अंदर दो सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बाय डेथ, फर्स्ट वन है बाय डेथ और सेकंड वन है बाय इंसॉल्वेंसी, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, मतलब वो अपने काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो ये बेसिकली क्या हो गए, ये दो रीजंस हो गए लॉ के थ्रू। तो उस सिचुएशन में कानून क्या कहेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट आता है यहां पे डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इम्पॉसिबिलिटी में चीजों को यहां पे तुम समझना। एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब वैसे काम जिसको करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चांद से तारे तोड़ लाना क्या पॉसिबल है रियल लाइफ में? द आंसर इज नो। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मतलब क्या है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज क्विट पॉसिबल टू परफॉर्म, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, मतलब हमने जब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो काम करना पॉसिबल था। अब पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ सब्सिक्वेंट हैपनिंग्स हुई जिसकी वजह से अब वो काम करना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करता हूं एक घर की, जिसका कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें तुम्हें पेंटिंग्स करनी थी, मतलब वॉल पेंट करना था, डेकोरेशंस करनी थी, फर्निशिंग करना था तुम्हें। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस घर में आग लग जाती है। तो स्टार्टिंग में तो वो काम करना पॉसिबल था, तुम उसे परफॉर्म करने का सोच रहे थे, पेंट करते, कुछ टाइम बाद उस घर में ही आग लग गई, तो क्या अब उस काम को परफॉर्म किया जा सकता है? द आंसर इज नो। तो इस सिचुएशन को क्या नाम दिया जा सकता है? डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और इसमें पर्टिकुलर केस कौन सा है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है खत्म कर देना, मींस प्रॉमिसर जो है वो फेल हो गया कि वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उसे वो तोड़ता है, बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्लिगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। व्हेन अ लेसर सम इज एक्चुअली पेड, then what is due under an existing contract, the new contract is called accord and the actual payment is called satisfaction। जो lesser sum मतलब कम अमाउंट तुम्हें मिलना था 10,000, तुम्हें कम मिल गया। ठीक है, तो जितना तुम्हें मिला, ठीक है, बेसिकली उसकी यहां पे बात हो रही है। when lesser sum is actually paid, कम अमाउंट तुम्हें पे किया गया, then what is due, मान लो 12,000 पे होना था, तुम्हें बस 10,000 मिले, तो what is due, 2,000 ड्यू रह गए। एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट तुमने उसके बेसिस पे बनाया उसको नाम देते हैं अकॉर्ड, और जो तुम्हें एक्चुअल पेमेंट मिला बेसिकली वो क्या है? सेटिस्फैक्शन है। इतना डिटेल नहीं पूछेगा। और लास्ट वन है डिस्चार्ज बाय द सब्स्टिट्यूटेड एग्रीमेंट, इसे रीड कर लेना। देखो क्वेश्चंस जरूरी नहीं कितने डिटेल से पूछा जाए, बेसिकली मैं तुम्हें करवा दे रहा हूं। अब समझते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें 3 से 4 टर्म्स है, बेसिकली 5 टर्म्स है। फर्स्ट है नोवेशन, सेकेंड है रेसेशन, तीसरा रेमिशन, फोर्थ वन इज प्रॉमिस एंड फिफ्थ वन इज वेवियर। इन सबको समझ लेना, हो सकता है क्वेश्चंस निकल जाए। क्लियर? चलो अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं नोवेशन। सेक्शन 62 इसकी बात करता है। नोवेशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तुमने एक ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, यहां पे तुम दोनों के साइंस थे, साइन किए गए थे। कुछ पॉसिबल रीजन की वजह से तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया, और इसके जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तुम दोनों ने अपने बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। ठीक है, यहां पे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है नए कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेम पार्टीज हो सकता है, मतलब तुम और हम दोनों के बीच, ये पार्टी, हम दोनों पार्टी हैं बेसिकली, तो हम दोनों के बीच यहां पे हो सकता है कुछ मैं टर्म्स कंडीशन चेंज कर दूं उस कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करके तुम्हारे किसी रिलेटिव से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। तुमने बोल रखा हो कि भाई आप इससे कर लेना या मेरे बड़े भाई से कर लो आप कॉन्ट्रैक्ट, और उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि टर्म कंडीशन सेम रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, या फिर ये भी हो सकता है कि चेंज कर दो। तो बेसिकली 2 सिचुएशंस हो सकते हैं कि जब एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाए बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। तो इस सिचुएशन को नाम देते हैं हम लोग नोवेशन, और नोवेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 62 में। याद रख सकते हो, बेसिकली सेक्शंस तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे गए थे। हाँ, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि इतना डिटेल सेक्शन तुमसे नहीं पूछेगा, बेसिक सेक्शंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। चलो अब यहां पे बेसिकली कंडीशन दे रखा है, इसको जस्ट रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस मीनिंग जानना था। रेसेशन की अगर बात करें तो रेसेशन का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी और ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट।
एग्जाम्पल से समझना, यहां पे दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि वो बेचेगा और डिलीवर करेगा 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1 अक्टूबर। बेसिकली कॉटन की यहां पे बात हो रही है, 100 यूनिट्स कह लो, 100 बेल्स कह लो, उसको वो डिलीवर करेगा वाई को। किसको डिलीवर करेगा? वाई को। दो पार्टीज हैं। अब यहां पे अगर तुम क्लियरली समझना चाहो तो मैं दिखाता हूं तुम्हें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहां पे दो पार्टीज है, बेसिकली एक्स है और वाई है। तो एक्स यहां पे प्रॉमिस कर रहा है किसको? वाई को, कि वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन को डिलीवर करेगा। 100 बेल्स ऑफ कॉटन कब डिलीवर करेगा? अक्टूबर में, 1 अक्टूबर। यही बात की गई है यहां पे, ऑन 1 अक्टूबर। 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1 अक्टूबर, हिज गो डाउन एंड एक्स डज नॉट सप्लाई द गुड्स। उसने गुड्स को सप्लाई नहीं किया, वाई में रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे वाई के, अब यहां पे एक्स भाई साहब ने क्या किया? कहा कि मैं तो यार नहीं करूंगा सप्लाई। उसने गुड्स को सप्लाई नहीं किया। तो इस सिचुएशन में वाई भाई साहब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइंड कर सकते हैं, मींस कैंसल कर सकते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है रिसेशन। ठीक है, समझ गए? सेक्शन 62 में ही आता है ये। रेमिशन की अगर बात करें तो रेमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग लेसर कंसीडरेशन देन अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जितना अग्री किया गया था, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा 15,000, ठीक है, बात इस पे फिक्स हो गई थी। अब यहां पे मैं दे रहा हूं बस 12,000 तुम्हें, और तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? जल्दी से बताओ। रेमिशन। और एक छोटा सा पॉइंट, वेवियर क्या है बेसिकली समझ लेना। है क्या वेवियर? जानबूझकर, इंटेंशनली रीलिंक्विशमेंट करना ऑफ अ राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े बहुत बदलाव कर देना, चेंजेस कर देना, दिस इज वेवियर। चलो अब यहां पे समझते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज ब्रोकन बाय एनी ऑफ द पार्टीज, वी कॉल इट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो when either of the parties does not keep their end of the agreement or does not fulfill their obligations as per the terms of contract, उसे नाम दिया जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच बेसिकली क्या है? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि यार मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, या फिर मैं तुम्हें अपने बाइक सेल करूंगा, यहां पे मैंने नहीं किया, मैं अब बात से मुकर रहा हूं, तो दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच हो सकते हैं दो प्रकार के, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझते सबसे पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच को। एज अ नेम सजेस्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट before the time of performance. So if a promisor denies to perform his promise and signifies his willingness before the time of performance, मैंने यहां पे बोला था कि मैं तुम्हें चलो कार सेल करूंगा, मैं अपनी कार सेल करूंगा, है तो नहीं मेरे पास खुद की कार, लेकिन मैं अपनी कार तुम्हें बेच दूंगा, ठीक है। मैंने डेट दिया था 1 अक्टूबर। अब डेट आने से पहले ही मैं मुकर गया, मैंने बोल दिया यार ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, मैं नहीं बेचने वाला हूं, बात खत्म यहीं पे। तो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। परफॉर्मेंस के टाइम से पहले मैंने इनकार कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी क्या है? बिफोर है, और एक्चुअल का क्या है? यहां पे ऑन द शेड्यूल टाइम। 1 अक्टूबर मैंने बोला, तो 1 अक्टूबर को ही मैं उस काम को परफॉर्म करने से इनकार कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाते हैं? दो सिचुएशंस ब्रीच में, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे रेमेडीज क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, इसे रीड कर लेना। देखो सारी चीजें मैं तुम्हें अगर पढ़ा दूंगा तो तुम खुद से क्या रीड करोगे, तो ये सारी पीडीएफ्स तुम्हें ऐप के अंदर मिल जाएंगी, तुम वहां से जाकर इसे रीड आउट करके डाउनलोड करके रीड आउट वगैरह कर सकते हो। चलो अब यहां पे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, काइंड्स ऑफ डैमेजेस। देखो सबसे फर्स्ट यहां पे ऑर्डिनरी डैमेज, सेकेंड वन इज स्पेशल डैमेज, एंड थर्ड वन इज विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। When a contract has been broken, जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, the party who suffer by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract, उससे कंपनसेशन मिलना चाहिए। दो पार्टीज थे यहाँ पे, तुम और मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो यहाँ पे तुम्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए मेरे एंड से, ठीक है। Which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which parties knows when they made the contract to be likely to the result from the breach of it. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by the reasons of the breach. तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस। जब
तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसके बदले मैं कंपनसेशन अगर दे रहा हूँ, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज मिलता है। अब ये सिंपल सिनेरियो में कह सकते हो कि अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है तो उस सिचुएशन में इसे सस्टेन कर दिया जाएगा। स्पेशल डैमेज की अगर मैं बात करूं तो वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस of special circumstances affecting the contract, he will liable not only for damages arising naturally and डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच बट ऑल्सो फॉर अ स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज तो देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, तो तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेजेस के लिए तो लाइबल हो ही, तुम्हें मिलना ही है वो। साथ ही साथ अगर कुछ स्पेशल सिचुएशन होने की, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने की वजह से तुम्हें कुछ इफेक्ट हुआ है, इनडायरेक्ट लॉसेस हुए हैं, तो उस सिचुएशन में भी तुम्हें डैमेजेस दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा कंपनसेशन तुम्हें दिए जाएंगे और उस कंपनसेशन को नाम दिया जाता है स्पेशल डैमेजेस। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पलरी डैमेज। ये डैमेज अवॉर्ड किया जा सकता है इन दो केसेस में। पहला है फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स। शादी करने से तुमने इनकार कर दिया, इस सिचुएशन में काम आता है एग्जाम्पलरी डैमेज। इसके लिए तुम्हें कंपनसेट करना होता है, कंपनसेट करना पड़ता है, होता नहीं, करना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर चेक बिकॉज इन दिस केस इंजरी ड्यू टू द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द ड्रॉवर ऑफ चेक इज सो हैवी दैट इट कॉजेज लॉस ऑफ द क्रेडिट एंड रेपुटेशन टू हिम। गलती से बैंक की तरफ से तुम्हारे चेक को डिसऑनर कर दिया गया, तो इस सिचुएशन में भी बैंक तुम्हें कंपनसेट करेगी, क्योंकि अगर कंपनसेट क्योंकि उस बाय मिस्टेक डिसऑनर की वजह से तुम्हारे यहाँ पे क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तुम्हारे एक इमेज जो तुमने इमेज बनाया है, ठीक है, उस पे एक इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पे चौथा आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real damage. It is awarded to just establish the right to decrease for the breach of contract. The amount may be a rupee or even 10 पैसे। बेसिकली नॉमिनल अचीव कह सकते हो तुम्हें कोई खास डैमेज उसकी वजह से हुआ नहीं है तो वो हो जाता है। और ये दो जो तुम डैमेजेस यहाँ पे देख रहे हो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा? डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉज बाय डिले, तुम्हें डिले, काम परफॉर्मेंस करने में डिले हो गए उस वजह से, ठीक है। इन द केस ऑफ डिटोरिएशन कॉज बाय गुड्स, कॉज टू गुड्स बाय डिले, गुड्स लेट पहुंचा उसकी वजह से। और प्री फिक्स डैमेज होता है जैसे कि पार्टीज जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के वक्त ही कुछ सर्टन अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है, डैमेजेस होते हैं तो सिचुएशन में आपको इतना देना होगा। तो ये हो गए यहाँ पे कौन सी बात, जल्दी से बताओ, काइंड्स ऑफ डैमेजेस हमने कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को, पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इफ one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of other person, ठीक है। The party who promised to save the other from the loss is known as indemnifier, और the party who is promised to be saved or protected against the loss उसको हम बोलते हैं indemnity holder और indemnified। समझते हैं बड़ी ही आसान भाषा में। यहाँ पे देखना जरा, बातों को सुनना। इंश्योरेंस का नाम तुमने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, या चलो कोई और इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है? ये तुम्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर है, तुम्हारा नहीं, मान लो किसी भी भाई साहब का घर है और उस घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने अगर घर इंश्योरेंस ले रखा होगा तो ये जो तुम हो यहाँ पे, तुम तो उदास हो जाओगे यार घर में आग लग गया, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, तुम्हें यहाँ पे कंपनसेट करती हैं। जो भी इसके कैलकुलेटेड वैल्यूज निकलते हैं उसके बेसिस पे, अगर लॉस बाय फायर होता है, इंश्योरेंस में समझेंगे इसे, तुम्हारे सिलेबस में भी है ये। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, तुम्हें क्लेम दे रही है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर है मान लो 20 करोड़ का या 5 करोड़ का तुम्हारा घर है, तो जो भी इसका प्रेजेंट वैल्यू निकलता है उस बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, वो अमाउंट प्रोवाइड करती है। तो ये यहां पे हो क्या रहा है, वन पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि तुम्हें वो अगर जो नुकसान होता है उस नुकसान से तुम्हें बचाएगी। बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन हिल जाएगा जब तुम्हारे किसी भी बंदे के घर में आग लग जाता है। तो
कुछ भी हो सकता है, दिमागी हालत सही भी नहीं रहेगा, तो उसको वापस से सही पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज पैसे देती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो पार्टी यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इंडिम्निफायर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई, इंडिम्निफायर, क्योंकि ये प्रॉमिस कर रही है। और आगे क्या बोला गया, जो व्यक्ति प्रोटेक्ट किया जा रहा है अगेंस्ट द लॉस उसको नाम देते हैं इंडिम्निटी होल्डर और इंडिम्निटीफाइड। इंडिम्निटीफाइड, समझ गए? बेसिक बातें हैं, आसान भाषा में मैंने समझाया। तो यही है क्या यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिम्निटी। अब यहाँ पे राइट्स कुछ दे रखे हैं, 2 राइट्स मैंने ले रखे हैं, इंडिम्निटी होल्डर के और इंडिम्निफायर के ले रखे हैं यहाँ पे। इसको समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे फर्स्ट है इंडिम्निटी होल्डर की बात कर लेते हैं। मतलब कौन, जिस व्यक्ति को कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। राइट टू रिकवर डैमेज, उसके पास वो अधिकार है कि वो अपने राइट्स को, मतलब अपने डैमेजेस को, कंपनसेशन को रिकवर कर सकता है। द इंडिम्निटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द डैमेजेस जो कि उसे हुए हो और जो कि कंपेल किया गया है कि अगर कुछ होता है तो उस सिचुएशन में आपको दिया जाएगा। राइट टू रिकवर सम्स पेड, द इंडिम्निटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर ऑल द सम्स विच ही हैज पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट। अगर केस वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ खर्चे होते हैं, ना, तो उस खर्चे को भी तुम रिकवर कर सकते हो। तो ये 2 अधिकार होते हैं। अब इंडिम्निफायर का यहां पे क्या, इसको देखो, मैं इंश्योरेंस, 1 मिनट, हाँ, राइट टू सब्रोगेशन ऑन द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस और लाइबिलिटी टू द इंडिम्निफाइड, द इंडिम्निफायर इज सब्रोगेटेड टू ऑल द राइट्स ऑफ इंडिम्निफाइड। On payment the amount of loss, the indemnifier steps into the shoes of indemnified। मतलब यहाँ पे कहने का ये क्या है, जब लॉस जो तुम्हें होता है, ठीक है, जो भी लाइबिलिटी रहती है उसको जब इंडिम्निफाई कर दिया जाए, पे कर दिया जाए, तो इंडिम्निफायर जो होता है वो सब्रोगेट हो जाता है। जो भी राइट्स होते हैं उसे काम करने के, वो सारे राइट्स, अधिकार वो कंप्लीट कर देता है। राइट ऑफ इक्विटीज है और राइट टू रिफ्यूज इंडिम्निटी, दोनों को देख लेना, बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसली प्रॉमिस टू कंपनसेट, बोल दिया कि हाँ यार हो जाएगा, ओरल और रिटन वेज में, तो दैट इज एक्सप्रेस। और इंप्लाइड क्या होता है, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इशारों में, बस वाले को हाथ दे के रोक देते हो, रुक जाता है ना इशारों में, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल है कि कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। कंडक्ट यहाँ पे जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा 2 पार्टीज के बीच में ही होना चाहिए। और जो लॉस होगा मे बी कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, तुम्हारी वजह से भी हो सकता है और किसी और व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिम्निटी। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी क्या है यहाँ पे, इज गारंटी के बारे में अगर पढ़े तो इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति का लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना। तो यहां पे जो गारंटी है, गारंटी क्या है, आइदर ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। तो इसमें ध्यान से सुनना, 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। श्योरिटी, तीसरा व्यक्ति का नाम है श्योरिटी। और एक व्यक्ति है यहां पे हमारे डेटर भाई साहब, एक है क्रेडिटर भाई साहब, ठीक। तो यहां पे ध्यान से सुनते जाना, जो व्यक्ति गारंटी देता है कि मैं ये काम करूंगा या मैं तुम्हें इतने अमाउंट पे करूंगा, उसको हम लोग नाम देते हैं श्योरिटी, ठीक है। द नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिसके अगेंस्ट गारंटी दी गई उसको डेटर बोलेंगे, और द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन उसको बोलते हैं क्रेडिटर। आसान भाषा में अगर इसे समझे, थोड़ा सा जूम करता हूं, इसे देखते जाना तुम। यहाँ पे 3 व्यक्ति को यहां पे मैंने ले रखा है, एक है यहां पे श्योरिटी, एक है डेटर और एक है क्रेडिटर। तो यहां पे इन दोनों का कुछ चल रहा था, ठीक है। तो इन भाई साहब ने, मान लो ए भाई साहब है और ये बी भाई साहब है, ए भाई साहब ने बी भाई साहब का कुछ नुकसान करवा दिया। अब यहां पे हम दोनों लगते थे रिश्तेदार, तो ए ने बोला यार तुम इसको कुछ पैसे पे कर दो या इस पर्टिकुलर डेट को दे देना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सी और बोलता हूँ चलो यार बी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं इसके जो भी इसकी वजह से नुकसान हुए हैं उसको मैं कंपनसेट करूँगा, 20,000 30,000 जो भी अमाउंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, किससे, बी भाई साहब को। तो बी भाई साहब क्रेडिटर हो गए, सी भाई साहब सिक्योरिटी देने वाले हो गए, और बी ए हो गया प्रिंसिपल डेटर जिसकी वजह से चीज़ें हुई हैं।
तो 3 बंदे होते हैं यहाँ पे, श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, अब इन दोनों के यहाँ पे अधिकार दे रखे हैं, राइट्स बेसिकली जिसे तुम बोलते हो, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी और सब्रोगेशन और राइट ऑफ श्योरिटी टू क्रेडिटर, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कंसेप्ट हमारा बेलमेंट। बेलमेंट का क्या होता है, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन व्यक्ति टू अनदर व्यक्ति फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम में डिलीवरी बॉय आता है, प्रोडक्ट हमें पहुंचा कर जाता है, डिलीवर कर कर जाता है, दैट इज बेलमेंट? द आंसर इज नो, वो बेलमेंट नहीं हो गया, वो काइंड ऑफ डिलीवरी ही है नॉर्मल की प्रोडक्ट तुम्हें दे रहा है क्योंकि तुमने उसके बदले पैसे पे किए। वहां पे तुम्हारे और डिलीवरी बॉय के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बेलमेंट क्या है, ध्यान से जरा सुनना मेरी बातों को यहाँ पे। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस से, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, उस गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, जो भी डायरेक्शंस बोले गए। ए है यहाँ पे और बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए यहाँ पे तुम्हें गुड्स दे रहा, अपना लैपटॉप दे रहा है, बोला यार मैं तुम्हें 15 दिन के लिए अपने लैपटॉप को देकर जा रहा हूँ, आऊंगा तो वापस कर देना। बोला ठीक है यार, दिस इज बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने एक प्रॉपर बना लिया है यहाँ पे कि मैं तुम्हें अपना लैपटॉप देकर जा रहा हूँ। पार्टीज कितने इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, 3 पार्टीज हो सकते हैं लेकिन मेजर 2 ही होते हैं, बेलर और बेली। जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर करता है, जैसे इस सिचुएशन में मिस्टर ए, वो तो बेलर हो जाएंगे, और जिनको गुड्स डिलीवर किया जाता है उनको नाम देते हैं हम लोग बेली। कभी कभी सब बेली का भी सिचुएशन होता है लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता है। इसके लिए एसेंशियल क्या हो जाता है, डिलीवर ऑफ पोजेशन, मतलब गुड्स का जो अधिकार है, ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप उसी ए भाई साहब के पास ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर है, गुड्स का अधिकार कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पे गुड्स को डिलीवर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, और गुड्स को यहाँ पे टाइम पे रिटर्न किया जाता है। अब इनके कुछ अधिकार होते हैं, उनको जस्ट यहाँ पे रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आ जाती है, देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेज। प्लेज क्या, एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है जहां पे जो तुम गुड्स दे रहे हो, ध्यान से सुनना, तुमने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे, तुम आते हो मेरे पास, तुम्हारा नाम ए है, मैं हूं बी, तुम यहाँ पे, तुम्हें 10,000 लेने थे बेसिकली, मैं बोलता हूँ लेने हैं मेरे से, तुम्हें पैसों की नीड है, तुम आए मेरे पास, बोले भाई मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मैंने बोला यार ठीक है ले लो 10,000 रुपए, मैंने दे दिया। फिर मैंने बोला यार कुछ तो गारंटी देकर जाओ कि कब वापस करोगे, या कुछ सिक्योरिटी लगा कर जाओ, तो तुम मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे कर गए। तो मोबाइल फ़ोन इज गुड्स, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन तुम मुझे क्यों दे रहे हो, एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो। तो प्लेज क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, एंड चीफ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज प्रोवाइड a security for loan or the fulfillment of an obligation। तुमने जस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से मेरे पास अपना मोबाइल छोड़ा क्योंकि मैंने तुम्हें 10,000 यहाँ पे रुपया दिए। इसमें क्या पार्टीज होते हैं बेसिकली, यहाँ पे क्या मैंने दिखाया तुम्हें बेलर है बेली है, यहाँ पे भी 2 पार्टीज होते हैं, प्लेजी और प्लेजर। तो सबसे पहले करें यहाँ पे हम बात करें पावनी की, 2 पार्टीज होते हैं, पावनी और पावनर, जिनको कि पावनी को प्लेजी बोलते हैं और पावनर को प्लेजर बोलते हैं। तो द पर्सन हुम द गुड्स आर डिलीवर एज ए सिक्योरिटी, तुमने गुड्स मुझे डिलीवर किए तो मैं इस सिचुएशन में क्या हो जाऊंगा, पावनी। तुमने मुझे गुड्स डिलीवर किए तो तुम क्या हो जाओगे, पावनर। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स फॉर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट, उसको नाम देते हैं पावनर, या फिर प्लेज भी बोला जा सकता है, और पावनी को क्या बोलते हैं, प्लेजी। ठीक, ये होता है। अब कुछ अधिकार होते हैं, दोनों के अधिकार यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। सबसे पहले अगर पावनी की बात करूं, मतलब मैं खुद की बात करूं यहाँ पे, तो अधिकार क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। सबसे पहले ड्यूटी समझेंगे और अधिकार दोनों समझेंगे। सबसे पहले ड्यूटी समझते हैं। ड्यूटी क्या है कि तुमने जो मुझे गुड्स दिए मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूं, उसका कोई अनऑथराइज यूज ना करूं। तुमने मुझे मोबाइल फोन दिया, अब यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस मोबाइल को अच्छे से ठंडे बस्ते में कहीं पे भी रख दूं, सिक्योर होना चाहिए वहां पे। अब ऐसा नहीं कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को कॉल कर रहा हूँ, किसी से चैट पे बात कर रहा हूँ, तो ये अनऑथराइज मैं तुम्हारे गुड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी ये भी ड्यूटी होती है कि जब वो तुम 10,000 मुझे वापस कर दोगे तो मैं उस तुम्हारे मोबाइल फोन को वापस कर दूं। रिटर्न गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स।
एक और ड्यूटी होती है कि मैं तुम्हारे गुड्स को किसी और के गुड्स के साथ मिक्स ना करूं। ऐसा ना करो तुम्हारे फोन का बैटरी निकाल के किसी और फोन में लगा दिया, ठीक है, सिम विम चेंज कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे ही मेरे कुछ अधिकार भी होते हैं, मुझे क्या करना है वो तो मैंने जान लिया, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है वो मैंने समझ लिया। अब मेरे क्या अधिकार है वो, सबसे पहला, अगर तुम मेरे पास मान लो अपना एक गाय छोड़कर चले जाते हो या फिर अपने घोड़े को छोड़कर चले जाते हो, मुझे उस घोड़े को खिलाना भी पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं मरने छोड़ दूंगा मैं। तो उस घोड़े को खिलाने में डेली के जो उसके फूड्स के आइटम होते हैं, मतलब घास कह लो, चने कह लो, वो जो भी होते हैं, उसको खिलाने में जो भी मेरे खर्चे आएंगे वो मैं तुमसे रिकवर कर सकता हूं। राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस। और मेरे पास ये भी अधिकार है कि तुम जब तक मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं उस गुड्स को रिटेन करके रखूं अपने पास और कोर्ट में भी अप्लाई कर सकूं, और साथ ही साथ मैं रिफ्यूज भी कर दूं जब तुम मुझे पेमेंट करने से मना कर दो। तो ये अधिकार होते हैं। वैसे ही पाउनर के भी, मतलब तुम्हारे भी कुछ अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, और वैसे ही तुम्हारे कुछ ड्यूटीज भी होते हैं। तो इसको भी पढ़ लेना बड़े ही आराम से। आज का HW यहां पे लिख लो, एजेंसी। अगर एक बार पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा यहीं पे। सो ये सेशन यहीं एंड होने वाला है। 30 मिनट में मैंने तुम्हारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट करवा दिया। टोटल कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सीक्वेंस में होंगे, तुम्हें मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो, ऐप में भी है अवेलेबल। सो इस कोर्स को यार जल्दी से फटाफट ज्वाइन करो और इस डिस्काउंटेड प्राइस को अवेल कर लो। इतने कम प्राइस में ये कोर्स कभी अभी दोबारा से अवेलेबल नहीं होगा। तो जाकर फटाफट से ज्वाइन करो इस कोर्स को और बेनिफिट्स उठाओ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs डाउट सेशंस होंगे यहाँ पे, और MCQ सीट्स भी अवेलेबल हैं। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, वहाँ पर जाकर बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स को भी तुम एंजॉय कर सकते हो। ये रहा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लेना। हमारे वेबसाइट को अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो भी इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो एंड करता हूं आज के सेशन को, मिलूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।